अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। पिछले वीक काफ़ी तौर पर हमने देखा कि अपोजिशन की जमातें मुतहरिक होने की कोशिश करती रहीं, लेकिन हुकूमत की तरफ से भी ये कोशिश की गई कि एक ऐसा दाव खेला जाए जिसमें अपोजिशन की सारी चालें नाकाम हो जाएं। मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में हमेशा से बात की जाती रही है कि किसी भी गेम को तब्दील करने की अहलियत रखते हैं, लेकिन अपोजिशन में शमूलियत इख्तियार करने की बात जब भी की जाए तो JOIFA की तरफ से हमेशा खामोशी इख्तियार की जाती है। नशिस्तें उनके साथ की जाती हैं, लेकिन जब भी हुकूमत की तरफ से कोई नुमाइंदा उनके पास पहुंचता है तो उनके लिए भी दरवाजे खोल दिए जाते हैं। इस मरतबा भी हमने ऐसा ही होता हुआ देखा जब एक बड़ी मुलाकात के बारे में खबरें होती रहीं कि ज़रदारी साहब और मौलाना साहब के दरमियान मुलाकातें हुई और उसके बाद पूरा वीकेंड इसी क्लैरिफिकेशन में गुजर गया JOIFA की तरफ से कि किसी भी किस्म की कोई बातचीत नहीं हुई है और किसी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं मांगी गई है। लेकिन यकीनन ये भी अपनी जगह कायम बात है कि मुलाकात तो हुई है। अपोजिशन को किस हद तक इससे नुकसान पहुंच सकता है और क्या वाकई अपोजिशन उनको अपने पूल में लेने के लिए कामयाब भी हो सकेगी या फिर नहीं, ये देखना ज़रूर होगा, क्योंकि अपोजिशन को अगर देखें तो सही मायनों में ये बटी हुई नज़र आती है। ख़ासतौर पर पिछले हफ्ते जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जलसे से बैकआउट किया गया, उसके ऊपर बाकी अपोजिशन की जमातों ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। लेकिन अब देखना ये होगा कि आया वो किन वजूहात की वजह से किया गया था और क्या सिर्फ एक कदम पीछे हटाने से तमाम का तमाम गेम तब्दील हो सकता है या फिर नहीं। इसी पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो के ऊपर बात करने के लिए प्रोग्राम के पहले मेरे साथ मौजूद हैं ना सिर्फ ये कि सीनियर सियासतदान हैं, साबिक वफाकी वजीर हैं, फवाद चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। फवाद साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग सर अगेन। पहले तो सर ये बताइएगा कि इतनी डेवलपमेंट्स अपनी जगह पॉलिटिकली अपोजिशन करती रही, लेकिन आपके ख्याल में ज़रदारी साहब और मौलाना साहब की जो मीटिंग की खबरें रहीं उससे क्या अपोजिशन को कोई धचका पहुंचा या कोई फ़र्क नहीं पड़ता? देखिए, सबसे पहले तो मैं शुरू करना चाहूँगा जो पंजाब भी शहीद किए गए आज बलूचिस्तान में, उनके ऊपर जितनी उसकी मजम्मत की जाए वो कम है। और मेरे ख़्याल में इस वक्त रियासत को सारे काम छोड़ के बलूचिस्तान के ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। खैबर पख्तूनख्वा में टेररिज्म जिस तरह पाकिस्तान में वापस आया है, बहुत अहम है कि उसके ऊपर तवज्जो दी जाए। और ये टेररिज्म इसलिए वापस आया है कि पाकिस्तान की सियासत एक बीच मंझधार में है। मुझे नहीं समझ आती कि इन्होंने इतने फ्रंट खोल लिए हैं, हर एक से इतनी लड़ाई करके आप कहाँ पहुँचेंगे। और ये जो इस वक्त अपोजिशन के साथ जिस किस्म की रवैया, जिस किस्म से स्क्वीज़ किया जा रहा है तरीके इंसाफ को, जिस तरीके से एक रिंग से बाहर रखने की कोशिशें हैं, उसके नतीजे में पाकिस्तान में हर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी जो है वो इसके साथ परेशान है। अब पाकिस्तान के अंदर डिवीजन जो है वो बड़ी बढ़ गई है, शिद्दत पसंदी पाकिस्तान में वापस आ चुकी है, टेररिज्म पाकिस्तान में वापस आ चुका है। और ये सियासत जो जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, ये ख़तरनाक से ख़तरनाक तर होती जा रही है। हमने इस्लामाबाद में देखा जिस किस्म का शिद्दत पसंदी का जो मुजाहरा हुआ, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को थ्रेट्स किए गए, धमकियां दी गई, और उसके बाद ये समझ नहीं आ रही कि ये इसका जो एंड है वो किधर होगा। आपके ख्याल में गवर्नमेंट अपनी कोई पॉलिसी वजह नहीं कर पा रही? क्योंकि सिक्योरिटी इदारों को माइनस कर दें तो गवर्नमेंट तो कोई पॉलिसी नहीं बना पा रही सिक्योरिटी की। नहीं, गवर्नमेंट की तो कोई पॉलिसी नज़र ही नहीं आ रही। गवर्नमेंट तो बिल्कुल ही लगता है कि ला ताल्लुक़ है पाकिस्तान से, वो तो सिर्फ अपने बिजनेस पे फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा तो हमें नहीं समझ आती कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। पॉलिटिकली तो बड़े एक्टिव हैं वो, अगर देखा जाए सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हद तक एक्टिव है। अगर आप देखें तो पॉलिटिकली भी कोई एक्टिव नहीं है। मिसाल के तौर के ऊपर अगर आप मरियम नवाज़ साहिबा का रोज़ाना का शेड्यूल देखें, शहबाज शरीफ का देखें, उसमें पॉलिटिकल मीटिंग्स उनकी हैं ही नहीं। वो अपने कभी स्पोक्स पर्सन से उन्होंने मुलाकात नहीं की। नैरेटिव गवर्नमेंट का क्या है हमें कुछ पता नहीं है क्या हो रहा है। अपोजिशन की पॉलिटिक्स अलबत्ता है। ये जिस तरह से अभी आपने मौलाना फजल रहमान की मीटिंग का तज़किरा किया, या जो है अब ये देखिए ना, इस हफ्ते जो इवेंट्स हैं, स्पेशली जो अगले 1-2 हफ्तों में हमें समझ आएगी कि जुडिशरी के ऊपर ये क्या लाइन जो है इन्होंने लेनी है। और आम तासुर यही है कि ये वोट मांगने गए थे मौलाना का, जो अभी मौलाना के जो लोग हैं उन्होंने तो डिनाई किया है, डिनाई भी किया है। और कामरान मुर्तज़ा जो सारी जो समझिए कि जुडिशल पॉलिटिक्स देखते हैं JOI की, उन्होंने तो वाज़ेह कहा है कि वो कतई वोट नहीं करेंगे। इस पे बात भी नहीं हुई है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो इस वक्त सिचुएशन है, या जिस तरह से ये चल रहे हैं मामलात आगे, तो
अगर तो ये मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन कर दें चीफ जस्टिस का, तो काफ़ी चीज़ें वैसे ही जो हैं क्लियर हो जाएंगी, क्लियर हो जाए। वो नोटिफिकेशन भी नहीं हो रहा। अच्छा, नहीं, इसमें माजरत आपकी बात काट रही हूँ। अब इसमें देखिए दो सवाल हैं। एक तो पहली तो मैं उस पर कोई कमेंट चाहूँगी कि एक तो क्या मौलाना साहब की मुलाकात से अपोजिशन ने किसी किस्म का आपको लगता है कि कोई फ़र्क पड़ेगा, कमज़ोर होगी इन एनी केस अगर तो आगे चलकर मौलाना साहब उनके, क्योंकि वो अभी सही मायनों में अपोजिशन के साथ भी खड़े हुए नहीं है। दूसरी बात ये कि ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना कि फ़ाइज़ ईसा साहब को एक्सटेंशन दे दी जाए, क्योंकि जो पहले एक जुडिशल मॉडल जिसके ऊपर बहस हो रही थी, जो मखसूस नशिस्तों के बाद फैसले के बाद रोक दिया गया था, वो यही था कि उनको और बाकी कुछ जजेस को भी एक्सटेंड कर दिया जाए। उस मॉडल पे क्यों नहीं जा सकते? एक्सटेंशन का तो अब मुझे लग रहा है कि इतना चांस नहीं है, मुश्किल है क्योंकि जो ओवरऑल सिचुएशन भी एक बन गई है, जिस तरह से फ़ाइज़ ईसा साहब की अथॉरिटी चैलेंज हो गई है और जो उनको धमकियां उनके मुंह पे खड़े होकर दी गई और वो कुछ नहीं कर सके। सो फ़ाइज़ ईसा साहब की एक्सटेंशन, और फिर मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त JUI वगैरह के लिए तो बहुत ही मुश्किल होगा उनको वोट देना, क्योंकि ये लोग तो अपने मजहबी वोट का भी ख्याल करते हैं कि वो उधर ना जाए, तो उनको मुझे लगता है कि मुश्किल है उनका कि वो उनको वोट दें। लेकिन ये जो एक ओवरऑल जो अपोजिशन का इकट्ठा ना होना है, जाहिर है इसका अपोजिशन को बड़ा नुकसान हो रहा है। अभी आपने देखा कि जमात इस्लामी ने धरना किया और कितनी उन्हें उस पर हजीमत उठाना पड़ी, और वो 2 रुपये 35 पैसे बिजली एक्चुअली महंगी करवा के उठ गए। जब आप अकेले अकेले अपोजिशन में आएंगे तो उसकी रंग नहीं बनेगा, और ये रंग नहीं जम रहा। यही PTI को भी नुकसान है इसका, और मुझे जाहिर है कि PTI का अपने प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से वो अभी तक अलाइंस फोर्ज नहीं कर पाई। लेकिन इसका जहाँ जमात इस्लामी, GDA और JUI को नुकसान हो रहा है, वहीं PTI को नुकसान हो रहा है। नहीं, एक्चुअली तो लीडिंग पोजीशन में PTI है, लेकिन अब जिस तरह अलवी साहब को भी टास्क दे रहे हैं कि जो आपस में ग्रुप्स, देखिए ग्रुपिंग हर पार्टी में होती है, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन क्या वजह है कि इन तहफ़्फ़ुज़ात का, जिस तरह अलीमा खान साहिबा KP गई हैं, उन्होंने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया है गवर्नमेंट के ऊपर जो वहाँ की सूबाई है। वजह क्या है? ख़ास तौर पर जब जलसे की मनसूखी की बात हुई थी तब भी यही बात होती रही कि बाकी जमात को एतमाद में नहीं लिया, KP और पंजाब की लीडरशिप को। वजह क्या है कि ये जो सारे लोग हैं कनेक्टेड क्यों नहीं है? अगर खान साहब एटलीस्ट जेल में है तो नहीं, वो तो जलसे ही आखिरी लम्हों पे ख़त्म हुआ था, तो फिर कैसे उसको एतमाद में लेते। और बाहर जाहिर है कि पस पर्दा ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें हर चीज़ जाहिर है कि आप एतमाद में ले भी नहीं सकते। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि असल जो प्रॉब्लम है वो यही आ रहा है कि जो PTI की लीडरशिप ने जो 2-3 एक तो मौके ज़ाया कर दिए कि जब उन्हें एहतजाज करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया। 9 फरवरी एहतजाज का दिन था, नहीं किया। फिर जब चट्ठा की स्टेटमेंट आई एहतजाज करना चाहिए था, नहीं किया। ये चीज़ें उन्होंने मौके ज़ाया कर दिए। अब उसके बाद अगला जो इशू है वो यही है कि इसको कैसे हम जो है आगे इसको ले जाया जा सकता है, कैसे इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। तो वो अभी समझ नहीं है कि इसको ये अभी दरमियान में खड़े हैं। ना मौलाना की क्लैरिटी आ रही है, ना ही PTI की क्लैरिटी आ रही है। अब मैं समझता हूं दोनों में ट्रस्ट डेफिसिट आपके ख्याल में दोनों जमातों में पाया जाता है? ट्रस्ट डेफिसिट तो ज़ाहिर है हिस्टोरिकल है और है, लेकिन अब देखें ना एक बड़े जो 3-4 बड़ी चीज़ें उसके ऊपर तो एक है ना अलाइंस। मतलब इफ़ान सिचुएशन पे एक ही मौक़िफ़ है, इलेक्शंस पे एक मौक़िफ़ है, ऑपरेशन के ऊपर एक मौक़िफ़ है। सो इन चीज़ों के ऊपर तो एक मौक़िफ़ है और उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। अभी मेरा ये ख्याल है कि इस अगले 10-15 दिनों में वाज़े होगा, अगर ये जुडिशल पैकेज गवर्नमेंट लगाने की कोशिश करेगी उसमें फिर JUI को एक पोजीशन लेनी पड़ेगी। या वो इधर खड़ी होती है या उधर खड़ी होती है, पर उनको खड़ा होना पड़ेगा एक। लेकिन ये अफोर्ड कर सकती है जुडिशल पैकेज ये गवर्नमेंट? क्योंकि देखिए माजी में भी जब इस किस्म की बातें होती नहीं तो वो गवर्नमेंट्स बड़ा इसका बैगेज लेती थी और फिर उसका नुकसान भी होता था। ये ऑलरेडी डाउनफॉल में है, ये अफोर्ड कर सकते हैं ऐसा पैकेज? गवर्नमेंट बड़ा, मैं तो हैरान हूँ कि ये क्या कर रहे हैं। देखिए ना, जो भी मंसूर अली शाह साहब को जानता है और इन जजेस को जानता है उनको पता है ये जजेस जो हैं वो PTI के जजेस, इनका तो कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो एक इंडिपेंडेंट एक अपना है, लोग हैं, और आपने इनको जाके टक्कर क्यों मारी है? मसलन ये जो लाहौर हाई कोर्ट, ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस थे, ये इसको PTI के प्रो तो नहीं थे ना, ये तो बल्कि जो चीफ जस्टिस थे उनका परसेप्शन एंटी PTI रहा है बड़े अरसे तक, एंटी PTI परसेप्शन रहा है। बिल्कुल। और इन जजेस को आपने जितना तंग किया, जितना दीवार से लगाया, अगर आप यही बना लें कि हर चीज़ का इलाज सिर्फ यही है कि मैं डंडा उठाऊंगा और पीछे लग जाऊंगा,
तो फिर ऐसे नताए जाते हैं। पॉलिटिक्स में तो डंडा जो है वो लीस्ट इस्तेमाल होता है ना, असल में तो होता है कि आपने आइडियाज़ की लड़ाई है, इसको इन्होंने कन्वर्ट कर दिया एक डंडों की लड़ाई में। पहले इन्होंने हर जगह भी लड़ाई लड़ ली है, और अब ये मैं हैरान हूँ कि ये जो जुडिशरी के साथ लड़ाई है, मंसूर अली शाह साहब को जानने वाले तमाम लोगों को पता है कि वो कोई इतना वो नहीं है कि वो कोई महाज खोल देंगे या कोई, वो बड़े एक दरमियाने चलने वाले आदमी, लेकिन इन्होंने उनके ऊपर भी महाज खोल उनको भी एग्रेसिव कर दिया है। अच्छा चलिए, अगर ये सब होता भी है तो आपके ख्याल में पीपल्स पार्टी पे, लास्ट ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है मेरा, कि पीपल्स पार्टी ने कहीं ना कहीं, क्योंकि वो जब तक कहीं गेन नहीं करते, वो किसी एग्रीमेंट की शक्ल में कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाते जमात को या हुकूमत को, अब वो आपस में जो डील हो रही है नून और पीपल्स पार्टी की, तो वो क्या पर्क्स आपके ख्याल में हासिल करना चाह रहे हैं? वो कह रहे हैं हम एक रिटन एग्रीमेंट की तरफ जाएंगे। कि ये तो बिल्कुल पीपल्स पार्टी और नून लीग का प्रॉब्लम या जरदारी और नवाज शरीफ का 1990 से आगे ही नहीं आ रहे। अब ये भी देखें, पिछला इन्होंने बजट जो किया बिलावल साहब ने, वो सिर्फ PSDP के ऊपर था, और अब आज भी पंजाब के साथ रिलेशनशिप सिर्फ ये है जी हमें पैसे दे दें। देखिए, ये इनको यही नहीं समझ आ रही कि जो डेवलपमेंट पॉलिटिक्स का एक एरा था वो ख़त्म हो चुका है। अब लोग सड़कों नालियों गलियों के ऊपर इस तरह वोट नहीं देते। अब लोग पहले नज़रिए के ऊपर वोट देते हैं, और इसलिए नज़रिए के ऊपर वोट देते हैं कि आप किनशिप से इंडिविजुअलिज्म की तरफ ट्रैवल कर गए हैं। ये जो बच्चे बाहर क्रिकेट खेल रहे होते हैं, पहले कभी किसी ने सोचा था कि ये अपने वालिद के बगैर वोट दे देंगे? अब तो वो बच्चे जो हैं वो कहते हैं अपने वालिद साहब को कि आप जिधर मर्जी दें, हमने अपना फैसला किया। औरतें घर की, वो अपना फैसला। तो जब तक आपकी पॉलिटिक्स के अंदर मोरालिटी नहीं होगी, आप वोट नहीं ले सकेंगे। दोनों बिलावल भुट्टो, आसफ जरदारी और शहबाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ, ये जो लोग हैं, इनको इल्म ही नहीं है कि पाकिस्तान उनसे आगे कितना निकल गया है। सो ये भी फंसे हुए हैं डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स में, लोगों को पैसे दे दो, कर लो। अब आप देखें जो प्रोजेक्ट्स वो अनाउंस कर रही हैं पंजाब में, उसका कोई देखिए जब तक इम्पैक्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं, जब तक आपके पास बड़ी पॉलिटिक्स ही नहीं है तो आप छोटी डेवलपमेंट से तो नहीं स्टोरियाँ बना सकती। तो उनकी बड़ी पॉलिटिक्स ही नहीं है। इसी तरह से जो नवाज शरीफ हैं, अभी आपने देखा कि मतलब नथिया गली में वो निकले और वो अकेले ही हाथ हिला रहे थे, कोई बंदा ही नहीं था आगे। मतलब इतना बड़ा 50 साल की उनकी पॉलिटिक्स है, और उनकी पॉलिटिक्स का एंड ये हो रहा है। सो मेरे ख्याल में नून लीग और पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल तैयार ही नहीं है अपनी पॉलिटिक्स में, और चूँकि उनका ख्याल शायद ये है कि पॉलिटिक्स का मतलब तो सिर्फ इक़्तिदार में ही रहना है, तो इक़्तिदार में हम 4 जर्नैल 4 जजों के साथ मिलकर जब आ सकते हैं तो लोगों का क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल ठीक। अच्छा, 2 इंपॉर्टेंट लास्ट क्वेश्चन है, मैं चाहूँगी दोनों का आप इकट्ठा जवाब दे दें। एक तो ये कि खान साहब ने जो बात की है कि फैज़ हमीद साहब की अरेस्ट के बाद मेरा मिलिट्री ट्रायल प्रॉब्ली नज़र आ रहा है, एक तो इस पर कॉमेंट। दूसरा, एक बड़ी अहम तैनाती है DGISI की, उनका टेन्योर भी ख़त्म होने जा रहा है। आपको लगता है कि उनको एक्सटेंशन मिल सकती है, या ये गवर्नमेंट चाहेगी कि वो फर्दर कंटिन्यू करें, क्योंकि ऑलरेडी एक दफ़ा वो ले चुके हैं? नहीं, जहाँ तक DGISI का ताल्लुक है, उनकी तो जो एक्सटेंशन हुई थी वो टिल फर्दर ऑर्डर हुई थी, तो देयर वाज नो टर्म कि वो फलाने दिन ख़त्म हो जाएगी। तो वो तो ज़ाहिर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर जो है वो रिलाई करता है, या आर्मी चीफ के ऊपर रिलाई करता है कि वो उनकी रिकमेंडेशन जो है वो मैटर करेगी, कब तक उनको रखते हैं या नहीं रखते, वो तो उनका अपना एक है, प्रेरोगेटिव है। और जहाँ तक आपका जो दूसरा सवाल था खान साहब के हवाले से कि मिलिट्री ट्रायल, जी क्या फ़र्क पड़ेगा? यानी आपके ख्याल में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला? क्योंकि देखिए, इमरान खान की मकबूलियत को फैज़ साहब की वजह से तो नहीं है ना। इमरान खान की मकबूलियत को ये तो नहीं है कि वो पहले कहते थे पाशा साहब चला रहे हैं, फिर कहते थे ज़हरुल इस्लाम चला रहे हैं, फिर कह रहे हैं फैज़। ये तो ऐसे फैशनेबल है ना, रेटरिक है एक उसको करने का। बट इमरान खान इज़ इमेंसली पॉपुलर। वो देखिए इतना बड़ा नैरेटिव, वो एक हफ़्ता एक बात करते हैं, पूरी कौम वो बात करती है, दूसरा हफ्ता दूसरी बात करते हैं, पूरी कौम वो बात करती है। सो इस वक्त तो आई वुड से कि जो 22 करोड़ लोग हैं वो इमरान खान को देख रहे हैं। दिस इज द कमांड ही एंजॉयज ओवर द माइंड्स ऑफ पीपल। नो अदर लीडर कैन एक्चुअली कम क्लोज। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त का पता ही नहीं चला। फवाद चौधरी साहब आखिरी वजीर और सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। एक मुख्तसर वक्फा, और जहाँ पीपल्स पार्टी और नून का अलायंस बन रहा है, और जहाँ अपोजिशन अभी तक स्ट्रेटेजिकली कंबाइन नजर नहीं आती है, सियासी तौर पर क्या पार्लिमानी सिनेरियो बनता है, इसके ऊपर कुछ सियासी तज्जिया भी जानेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जहां इस वक्त हुकूमत की पहली तरजीह ये है कि इस किस्म की कानून साजी की जाए जिससे माहौल बदल जाए, और वो माहौल यकीनन हुकूमत के फ़ायदे के लिए होगा और अपोजिशन के नुकसान के लिए होगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर इदारों के हवाले से कोई वाज़े तब्दीली की जाती है तो उसके लिए 2/3 अक्सरियत हर सूरत में चाहिए होगी, और वो 2/3 अक्सरियत इस हुकूमत के पास मौजूद होती नज़र नहीं आती है। अब देखना ये होगा कि आया इस किस्म की कानून साजी के हवाले से हुकूमत अपने नंबर गेम में कामयाब हो पाती है या फिर नहीं। लेकिन उससे पहले ये भी देखना होगा कि जिनके लिए ये कानून साजी की जानी है या की जा सकती है,
क्या वो इस कानून साजी के हक में हैं भी या फिर नहीं। ये वो तमाम मसाइल हैं जो कि गुत्थी की सूरत में उलझे हैं और अभी तक कोई भी सियासतदान इस हवाले से लबकुशाई करता हुआ नजर नहीं आता है। आज का बुलाया जाने वाला पार्लियामेंट का सेशन भी बहुत से सवालात के साथ शुरू तो हो गया है, लेकिन कोई भी उनका जवाब देने से कासिर है। इनसाइड स्टोरी क्या हो सकती है और मामलात किस हद तक तब्दील हो सकते हैं और किसके फायदे में हो सकते हैं, इसी के ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद सीनियर सहाफी जाहिद गशकोरी साहब। जाहिद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पहले तो ये फरमाइएगा कि इस वक्त हुकूमत की तरजीह है कि अपोजिशन को तोड़ा जाए। मौलाना साहब से मुलाकात भी इसी पैराए में की गई और जरदारी साहब को आगे किया गया, जो कि हमेशा से मसालियत पसंदी की सियासत करते आए हैं। आपके ख्याल में दाल गलेगी हुकूमत की या नहीं गलेगी? देखिए, आज से आपको इस्लामाबाद की मुख्तलिफ शहराओं पर या पार्लियामेंट में एक बड़ी स्ट्रगल गवर्नमेंट की तरफ से कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर पार्लियामान को इंगेज किया जाए और गवर्नमेंट के पास 197 का नंबर है, उसको मजीद 29 कम से कम 29 मेंबर पार्लियामान चाहिए और वो भी अपोजिशन से, जिससे उनको 2/3 मेजॉरिटी हासिल हो जाएगी और जिसके तहत गवर्नमेंट अपना एक जुडिशल पैकेज या रिफॉर्म्स आप कह लें या अपनी मर्जी की कानून साजी आगे आने वाले 5 साल के लिए जो सियासी मंजरनामा हुकूमत रखना चाहती है उसके लिए कोशिशें कर रही है। यही एक वजह है। हमने देखा है कि पार्लियामान में ये हमेशा एक आर्ट होता है पॉसिबिलिटीज का। हर चीज जहां मुमकिन हो जाती है लेकिन मुश्किल तरीन अमल जरूर रहता है। इस दफा भी कुछ यूं ही है। ये हो सकता है मुमकिन हो जाए, हुकूमत ने इसलिए जॉइंट सेशन भी बुलाया है, और लेकिन ये अमल बहुत मुश्किल। अगर JUIF हुकूमत का साथ भी दे देती है तो उनको PTI के अंदर से या आजाद उम्मीदवारों को लेके आना होगा, तब ये कानून साजी गवर्नमेंट कर पाएगी। और गवर्नमेंट चाहती क्या है और गवर्नमेंट के साथ जो मिली जमातें हैं वो क्या चाहती है? मैं वही पूछना चाह रही थी कि वो जो पैकेज जिस पे बात हो रही है वो कुछ तो बाहर भी आई हैं बातें, लेकिन असल में पैकेज में क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है? जी, हुकूमत के पास पैकेज में जो टॉप ऑफ द एजेंडा है वो ये है कि मौजूदा जो जुडिशल निज़ाम है पाकिस्तान का, उसको थोड़ा सा मुख्तलिफ जाविये से देखा जाए। नंबर 1 ये कि जो चीफ जस्टिस हैं उनकी उम्र 68 साल कर दी जाए, नंबर 1। सेकेंडली, गवर्नमेंट के पास एक प्रपोजल है जो आज तक शायद मुकम्मल हो, जिसमें हुकूमत एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी लाना चाहती है जो सबसे सुप्रीम कोर्ट होगी, जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो अमूर हैं, मामलात हैं, वो आईनी जो सूरत हाल या क्राइसिस पैदा होता है वो मामला देखेंगे, जिससे ये एक नई बात है पाकिस्तान के मौजूदा, अगर आप जुडिशल सिस्टम में देखें या सियासी निज़ाम में देखें तो यह हुकूमत इस तरह की भी सोच रखती है कि इन केस अगर एक ऐसी अदालत आ जाए और अपनी के एक बड़े जज हूँ वहां पर, शायद वो 5 जजेस पर मुश्तमिल हो और उसमें आईनी अमूर देखे जाएं, इस तरह के मामलात, तशरीह की जाए, इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स हैं या फिर इलेक्शन के मामलात हैं, ये इस तरह की चीज देखे। गवर्नमेंट ये भी सोच रही है। इसके अलावा हुकूमत के पास जो सबसे बड़ा टेस्ट है वो इलेक्शन कमीशन के मामलात हैं और एक कानून साजी जो पार्लियामान कर चुकी है और सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, जो कि इलेक्शन एक्ट को आपको पता है तब्दील किया गया है। सुप्रीम कोर्ट देख रही है, सारा फोकस इलेक्शन कमीशन पर है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो सीटें आनी हैं उस पे अमल दरामद जुज़वी हुआ है, मुकम्मल तौर पर नहीं हुआ, मुझे ये लगता है। अच्छा, इसी में जाहिद एक अब ज़िमनी सवाल है, आप उसी तरफ गए हैं। मुझे ये बताइएगा कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हवाले से जो उनकी पर्सनैलिटी है, एक बड़ी क्लियर पिक्चर मौजूद है। अब अगर तो इस जुडिशल पैकेज की पहले जब बात की जा रही थी तो आपने दुरुस्त कहा कि 65 से 68 साल कर दी जाए तो मामला ही ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं कर पाती हुकूमत तो फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ही आगे बढ़ेंगे। अगर ऐसा होता है तो फिर एट द एंड ऑफ द डे यही फैसला अमल दरामद करना पड़ेगा जो कि इलेक्शन एक्ट के हवाले से यानी मखसूस नशिस्तों का था खास तौर पर, तो इसमें तो PTI विनिंग पोजीशन पे जाएगी। तो क्या वो अमल दरामद करवाने के लिए आगे किसी एक्सटेंड तक जा सकेगी कोर्ट, क्योंकि इन्होंने तो फैसला माना नहीं था इस हुकूमत ने? बिल्कुल ऐसा है। मुझे लगता है कि मैंने जिस तरह बताया कि ये कोई चीज़ नामुमकिन नहीं होती। पार्लियामान में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं रिसेंटली। ये हो सकता है हुकूमत इसमें कामयाब हो जाए, लेकिन ये चांसेस बहुत कम है। मुझे लगता है कि वक्त गुजर गया है और हुकूमत के लिए मुश्किल होगा मौजूदा मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस को एक्सटेंड करना, और जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं उनका एक अपने
हाईएस्ट लेवल के अच्छे क्रेडेंशियल्स हैं, उन्होंने अपना माइंड भी दे दिया है, उनके पास टाइम भी बहुत है, तो ये एक अच्छे रिफॉर्म करने वाले चीफ जस्टिस हो सकते हैं और वो करना चाहेंगे और यही गवर्नमेंट को करना होगा, इलेक्शन कमीशन को भी करना होगा। अब इलेक्शन कमीशन ऐसी सूरत हाल में फंस गया है कि एक तरफ पार्लियामान की कानून साजी है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जो कि बिल्कुल बाउंड करता है इलेक्शन कमीशन को टाइमलाइन के साथ, जो इस स्टेज पर शायद लगता है कि इलेक्शन कमीशन कॉन्टेम्प्ट उस पे हो रहा है। तो अब ये देखना होगा, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को शायद इतनी बड़ी कामयाबी ना मिले। अब मसला ट्राइब्यूनल्स का है जिसमें इंपॉर्टेंट केसेस हैं, बहुत सारी सीटें चैलेंज की गई हैं, बहुत सारे ऐसे हलके हैं जहां पर तो बज़ाहिर लगता है कि शायद वो फॉर्म 47 की प्रोडक्ट्स है। इस तरह के इल्जामात उठाए गए हैं, दिखाए गए हैं। आप चीफ जस्टिस हुकूमत, और मुझे लगता है कि 2013 की सिचुएशन या 12 की, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि खत लिखें तो इस अथॉरिटीज को, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं लिखना चाहती थी और वजीर आजम को घर जाना पड़ा था। इस तरह की सूरत हाल हो सकती है, लेकिन अभी थोड़ा प्रीमेच्योर होगा। सारा जो फोकस है वो अपोजिशन को तोड़ने, अपोजिशन को डिवाइड करने और दूसरा आजाद उम्मीदवारों को अपने पास ज्यादा से ज्यादा अच्छा जाहिद, जो कि बज़ाहिर कामयाबी नहीं है। माज़रत आपकी बात काट रही हूँ। अच्छा एक तो ये कि एक तो क्या आपके ख्याल में, मुझे इसकी दोबारा वजाहत कर दीजिएगा कि आपने यही कहा था कि JUIF अगर मिल भी जाए तब भी इनको PTI के कुछ अरकान चाहिए होंगे 2/3 अक्सरियत के लिए। एक तो ये कि अगर ऐसा होता है तो आपको क्या लग रहा है PTI के जो इंडिपेंडेंट लोग हैं उनका इंक्लाइनेशन या वाइब क्या आ रही है कि वो किसी सूरत के अपनी पार्टी से इनहराफ करना चाहेंगे? दूसरा ये बताइएगा कि इलेक्शन एक्ट की जब बात करें जिसको गवर्नमेंट ने तब्दील किया है, वो ये कहते हैं कि हमने तो सिर्फ इसको एलॉबरेट किया है, तब्दीली तो हमने कुछ की नहीं। और दूसरी सांस में वो ये भी कहते हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारे बाद आती है अगर कभी कानून की तशरीह की बात की जाए। तो ये किस हद तक ये मामला गुत्थी सुलझ सकेगी? देखिए सना, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यही तो एक वजह है, अगर JUIF साथ भी हो जाए, हुकूमत को कम से कम 15 मेंबर पार्लियामान PTI से लेके आने पड़ेंगे या आजाद उम्मीदवारों को लेके आना होगा, जो कि इस वक्त एक लिटमस टेस्ट है गवर्नमेंट के लिए। मुझे लगता नहीं है कि ये हो पाए। तो कुछ दूसरी इनविजिबल फोर्सेस की गवर्नमेंट को सपोर्ट हासिल करना होगी, उन लोगों को मजबूर करना होगा कि आप वोट दें, या इस तरह की सूरत हाल पैदा करनी होगी, जो कि इस स्टेज पर बज़ाहिर नहीं लगता है। तो ये हुकूमत के लिए कोई मुश्किल, बहुत बड़ी मुश्किल है। और अपोजिशन के पास अपॉर्चुनिटी है कि नए चीफ जस्टिस आए, सुप्रीम कोर्ट अपना नया रोल प्ले करे, जिस तरीके से उसको करना चाहिए, और उनके लिए विन विन की सिचुएशन हो, कम से कम अखलाकी लिहाज से भी। और हमेशा PTI का स्टांस भी यही रहा है कि ये हमारी सीटें हैं, अगर मिल जाती हैं तो सियासी तौर पर उनको बहुत बड़ा फायदा होगा अखलाकी तौर पर, और आवाम की नजरों में वो ज्यादा पॉपुलर हो सकती है। बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद गशकोरी साहब, सीनियर सहाफ़ी मौजूद थे। बेहतरीन अंदाज में जो इस वक्त सियासी तौर पर एक खिचड़ी पक रही है उसकी उन्होंने मंजरकशी की है कि इनसाइट्स क्या हो रहा है और हुकूमत की तरफ से कोशिशें क्या की जा रही हैं अदलिया के हवाले से भी, और सियासी जमातों को जो कि अपोजिशन में बैठी हैं महदूद करने के हवाले से भी इख्तियारात की उन्होंने बड़ी हद तक वाज़ेह किया है। एक मुख्तसर वक्फा और उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि हुकूमत की इत्तेहादी है, बाकायदा एग्रीमेंट करने जा रही है मुस्लिम लीग नून के साथ। किन नुकात के ऊपर आखिर एजेंडा क्या है, कितने फ़वाइद हासिल करने हैं मज़ीद, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जिस तरह प्रोग्राम के आगाज़ में हमने जिक्र किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सियासी तौर पर जिस तरह इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश कर रही है, उससे लगता यह है कि हुकूमत और अपोजिशन की एक जमात शायद करीब आ सकते हैं। लेकिन ख़ास तौर पर अगर पार्लिमानी माहौल को मद्देनज़र रखा जाए तो यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये कोशिश है कि JUIF जैसी जमात को भी साथ मिलाया जाए, और इसके अलावा मुस्लिम लीग नून जहाँ पर कमज़ोर पोजीशन इख्तियार करती है वहाँ पर मुकम्मल तौर पर उसे सपोर्ट भी दी जाए। लेकिन किस पैराए में दी जाएगी और किस हद तक दी जाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मजीद तर्ज सियासत मुस्तकबिल में क्या हो सकती है, इसी के ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी हैं और जनरल सेक्रेटरी वस्ती पंजाब हैं, हसन मुर्तज़ा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। हसन साहब से बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर पहले तो ये फरमाइएगा कि एक अंडरस्टैंडिंग होने जा रही है मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान पावर शेयरिंग के हवाले से, और किसी म्यूचुअल एग्रीमेंट की बात भी हो रही है। सर इस किस्म की क्या चीज़ ज़ेर गौर है इस वक्त दोनों पार्टीज के दरमियान?
बहुत शुक्रिया जी। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN दो मुख्तलिफ नजरियात की जी सर सियासी जमातें हैं और अपने अपने मैनिफेस्टो के साथ वो एक इत्तेहाद में है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई ऐसी पावर शेयरिंग जैसे परसेप्शन कायम कर दी गई है कि शायद पीपल्स पार्टी चाहती है कि कोई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उनके कहने पे लगाई जाए या कोई इख्तियारात की कोई ऐसी तकसीम है जो पीपल्स पार्टी चाहती है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि अगर हम आपके इत्तेहादी हैं और हम आपके साथ बैठे हैं, कल को इसके जो नुकसानात होने हैं, जो फ़वायद हासिल करने हैं उससे, उस सब में पीपल्स पार्टी जो है वो बराबर शरीक है। तो फिर क्यों नहीं पॉलिसी मेकिंग में उसे ऑन बोर्ड लिया जाता, एतमाद में लिया जाता, ताकि पीपल्स पार्टी भी अपनी इनपुट दे सके। कई ऐसी चीज़ें हैं जिन पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इख्तलाफात हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं जो पीपल्स पार्टी के मैनिफेस्टो के मुताबिक नहीं है। तो पीपल्स पार्टी हक रखती है कि वो अपने इत्तेहादियों से कहे कि ये चीज़ें हमें पसंद नहीं है, ताकि कल के उसके मनफी असरात जो हैं पीपल्स पार्टी ये कह सके कि ये तो हम पहले आपको कहते थे कि ये मुनासिब चीज़ नहीं है। यही है, और कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं जो पीपल्स पार्टी चाहती है कि उसको मिल जाए, जो गैर आईनी हो, गैर कानूनी हो, गैर इखलाकी हो। पीपल्स पार्टी ऐसी चीज़ों पे बिलीव नहीं करती। जी बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। अच्छा ये फरमाइएगा हसन मुर्तज़ा साहब कि एक जुडिशल पैकेज की बात भी की जा रही है कि इस किस्म का कोई पैकेज है जिसमें एक्सटेंशन देने की बात हो या नोटिफाई करने की बात हो नए चीफ जस्टिस साहब के हवाले से, कोई ऐसा पैकेज भी ज़ेर गौर है जो कि पार्लियामेंट में अनकरीब पेश किया जाना है? नहीं, कोई ऐसी कोई गुफ्तगू नहीं, कोई इस किस्म की कोई चीज़ जो है वो सामने नहीं आई। मैं काफ़ी जगह पे पता चलता है कि कोई जुडिशरी में कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आने वाले टाइम में वो टेबल की जाएंगी। तो ऐसी कोई अमेंडमेंट जो है वो ज़ेरे गौर नहीं है। कम अज़ कम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उसमें ना एतमाद में लिया गया है, ना कोई ऐसी बात हुई है। अगर कोई बात होगी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो बड़ी क्लियर इस पे ये रखती है कि वो अगर मुल्की और कौमी मफाद में हुई तो ज़रूर उसका साथ देंगे, और अगर ना हुई तो कतन भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा नहीं बनेगी। लेकिन हसन मुर्तज़ा साहब, ये जो जरदारी साहब और मौलाना साहब की मुलाकात थी, इसके बाद तो यही खबरें गर्दिश करती रहीं कि शायद किसी न किसी एजेंडा के तहत जरदारी साहब मिले थे और एक 2/3 अक्सरियत की कोशिश है कि पीपल्स पार्टी उसमें फैसिलिटेशन का किरदार अदा करे, और वो एफर्ट की गई थी कि अगर मौलाना साहब की जमात भी अपोजिशन की बजाय हुकूमत के साथ खड़ी हो, तो वो मुलाकात फिर किस पैराए में की गई होगी? देखें, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब एक वज़ादार शख्सियत हैं। वो जो अपने ताल्लुकात हैं उनके लिए ना दरवाज़े बंद करते हैं, ना उनसे गुफ्तगू बंद करते हैं। वो चाहे वक्ती तौर पे मुखालिफ भी हों, तो आसिफ अली जरदारी साहब उनके साथ अपना जो ताल्लुक है उसे वो कायम रखते हैं। कभी भी उन्होंने किसी सियासतदानों से डायलॉग के रास्ते बंद नहीं किए। और फिर मौलाना साहब की शख्सियत हमारे लिए बड़ी काबिल एहतराम है, और वो हमारे मेहरबान भी रहे हैं, हमारे साथ इत्तेहाद में भी रहे हैं। तो अगर उनको मिला जाए तो मैं नहीं समझता कि उससे कोई तासुर कायम कर लेना चाहिए कि शायद वो किसी अमेंडमेंट के लिए ही मिला जा रहा है। और फिर आसिफ अली जरदारी साहब एक आईनी ओहदे पर फायज हैं। मेरा नहीं ख्याल कि उनको कोई हुकूमती राह हमवार करने के लिए कोई मुज़ाकरात की ज़रूरत पड़ेगी या वो करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अगर कोई ऐसा इनिशिएटिव लेना हो तो उनके पास कई रास्ते हैं, वो उससे कर सकते हैं। मगर आसिफ अली जरदारी साहब की शख्सियत को इस काम के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। वो बड़े खुद एक ज़ीरक सियासतदान है, और वो चीज़ों को हम सबसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं, और सबको साथ लेके चलने में उनकी जो महारत है वो तो हमारे मुखालिफिन भी तस्लीम करते हैं। दुरुस्त। अच्छा, आखिरी सवाल हसन मुर्तज़ा साहब, सर ये फरमाइएगा कि
अगर ऐसा कोई जुडिशल पैकेज हुकूमत लाने की एफर्ट करती है जिसमें अदालतों के हवाले से कुछ आईनी तौर पर तब्दीली की गई हो, तो सर पीपल्स पार्टी उसको सपोर्ट करेगी या नहीं सपोर्ट करेगी, ये अगर आप थोड़ा सा वजाहत कर सकें। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मफरूज़ों पे यकीन नहीं रखती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक सियासी और अमली जमात है। वो तो चीज़ें जब सामने आएंगी हम उन्हें देखेंगे कि ये आईनी अमेंडमेंट जो है ये क्या कौम के और मुल्क के मफाद में है, क्या ये आइन के रूह के मुतसादिम तो नहीं है। कोई ऐसी चीज़ें जो हैं वो यकीनन पीपल्स पार्टी नहीं कर पाएगी। और अगर कोई ऐसी अमेंडमेंट हो तो उस पर अमेंडमेंट लाई जा सकती है और उस पर कोई ऐसी कदगन नहीं है। पीपल्स पार्टी ये सारी चीज़ें सोच समझकर और देख के करेगी। कबल अज वक्त होगा, अगर हम अब कहें कि कोई आई तो हम मानेंगे या नहीं मानेंगे, ये तो हालात और वक्त के मुताबिक ही फैसला बेहतर लगता है। ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया हसन मुर्तज़ा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रहनुमा और जनरल सेक्रेटरी बस्ती पंजाब। यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से सियासी तौर पर कोशिशें हो रही हैं और ये भी वाज़ेह हो चुका है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी एक हतमी मुआहदे की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें बहुत से अहम इशूज़ के ऊपर पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि उन्हें एतमाद में लिया जाए। एक मुख्तसर वक्फा और उसके बाद दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ अब आहिस्ता आहिस्ता फैलती जा रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा के बाद बलूचिस्तान में भी यके बाद दीगरे ऐसे वाक़यात हो रहे हैं जिससे लगता यह है कि सिक्योरिटी पॉलिसी के ऊपर दोबारा से गौर करने की ज़रूरत है। इस पर मज़ीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जहां सियासी तौर पर हलचल नजर आती है, वहीं ये भी कहना गलत नहीं होगा कि दहशत गर्दी के हवाले से जंग में पाकिस्तान ने जितना अपना सरमाया खोया है उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरत थी कि इस मसले के ऊपर हमेशा की तरह तवज्जो मरकूज़ रखी जाए। लेकिन जैसे ही हुकूमत की तरजीहात बदलती हैं, ये वाक़यात एक मरतबा फिर सर उठाना शुरू कर देते हैं। कोयटा में भी इसी किस्म का एक वाक़या पेश आया जहाँ पर मूसा खेल के इलाके में 23 मुसाफिरों को गाड़ी से उतार कर बेरहमाना अंदाज में कत्ल कर दिया गया। अब देखना ही होगा कि आया ये वाक़यात हर कुछ वक्त के बाद दोबारा रोनुमा क्यों होते हैं, क्या वजह है कि इनकी रोकथाम नहीं की जाती है। जहाँ आज वज़ीर दाखिला ने इस वाक़े को कंडेम किया, बलूचिस्तान की सूरत हाल बताई, जो आज़ाद अलहदगी पसंद तहरीकें हैं उनके मसले को उजागर किया। ISPR की तरफ से भी इस वाक़े के ऊपर अफसोस का इजहार किया गया, दहशत गर्दी के खात्मे के अज़्म का यादा किया गया। लेकिन उसके बावजूद भी ये वाक़यात ख़त्म होते नज़र नहीं आते हैं। ग्राउंड रियलिटी क्या है, इसी के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी शहजादा जुल्फ़िकार साहब। शहजादा साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। ये फरमाइएगा कि एक मरतबा फिर कोयटा में इस किस्म का वाक़या होना हर कुछ वक्त के बाद ये होता है, माजी में भी बड़े तवातुर से वाक़यात होते रहे, आखिर वजह क्या है कि इन लोगों के जो मौजूद हैं सेल्स या फिर अपना सिस्टम या नेटवर्क जो मौजूद है उसको ख़त्म हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं कि ये रात चलते कहीं भी किसी गाड़ी को रोककर इस किस्म का बेईमाना वाक़या कर देते हैं और कोई पूछने वाला नहीं होता। शुक्रिया जी बहुत। अगर आप ये देखें कि मुख्तलिफ शारा, वो शारा ये कोई रोड नहीं है, कनेक्ट नहीं करता किसी छोटे से गांव को दूसरे गांव को, बल्कि ये सूबे का वो रोड जो कनेक्ट करता है बलूचिस्तान को डेरा गाजी खान के थ्रू पंजाब को। बड़े रोड हैं, वहाँ आ जाते हैं 20 लोग 25 लोग, जो मुझे बताया एडमिनिस्ट्रेशन ने, आई विटनेस कह रहे थे कि 30 से 40 लोग, 30 से 40 लोग वो आ जाते हैं और पकड़ लेते हैं। या इससे पहले शाबान में पिकनिक पॉइंट पर वो आते हैं, हो जाते हैं, लेते हैं। और इसके अलावा मच में ये वाक़या आपको याद होगा कि आया होगा कि 48 घंटे 72 घंटे वहाँ वो आते हैं, उससे पहले पूरे शहर को अपने उसमें ले लेते हैं। तो असल तो चीज़ ये है कि एब्सेंस है, जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स के लोग हैं, पुलिस है, वो कहाँ हैं, और सूबाई हुकूमत के वो लोग जो एरिया जो मिनिस्टर्स हैं वो कहाँ हैं। होना तो ये चाहिए कि ये काम अगर आर्मी अपने तौर पर जो ऑपरेशन कर रही है, उसके अलावा सिविल गवर्नमेंट का भी तो काम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो दूसरे 1.5 से 2 अरब रुपए एक MPA को जो मिलते हैं उसके अलावा भी वो काम करे ना। अगर लोगों में, नौजवानों में, पब्लिक की तरफ तवज्जो दें, वो उनको तवज्जो दें। क्यों उनको, ऐसे लोगों को जो आम लोग होते हैं जो काम करते हैं, उनको क्यों जगह मिल जाती है, गांव में क्यों जगह मिल जाती है, कस्बों में क्यों जगह, पॉपुलेशन उनको जगह क्यों देती है, वजह क्या है? कोई ना कोई मिसट्रस्ट तो ज़रूर है। मेरे ख्याल में ये काम सूबाई हुकूमत का है, MPAs का है
कि वो अपना एक मौसर किरदार अदा करें। क्यों ऐसा होता है कि एक वाकया होता है एक एमपीए के इलाके में और एमपीए वहां से गायब हो जाता है, फिर 1.5-2 महीने नजर नहीं आता। ये उसका काम है कि वो जाकर पब्लिक की सपोर्ट हासिल करे, पब्लिक को ये बताए कि ये जो काम हो रहा है ये गलत है हमारे लिए, सूबे के लिए, मुल्क के लिए, तो बेहतर ये तवज्जो दी जाए। जब डेवलपमेंट का काम नहीं होगा, सब स्टैंडर्ड का होगा, स्कूल खाली पड़े होंगे, सियासी लोगों का कोई काम है कि वो अपने तौर पर साथ साथ काम करें, उसकी वो नजर नहीं आता हमें, वो ग्राउंड पर नजर। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शहजादा जुल्फ़िकार एटा से हमारे साथ मौजूद थे। यकीनन ये बड़े वाजे है और दुरुस्त भी है कि अगर सियासी लीडरशिप ही, अगर सूबाई हुकूमत ही हमें फ़ाल नज़र नहीं आएगी तो फिर बाकी चीज़ों की निशानदही करना बड़ा दूर की बात है। पहले तो खुद सूबाई हुकूमतें हैं, उनको भी जो सूबाई सतह के ऊपर सिक्योरिटी को देख रही हैं, मामलात को देख रही हैं, उनको इसको समझने की ज़रूरत है। लेकिन जो भी हो, इस किस्म के वाक़यात की रोकथाम इस वक्त की अशद ज़रूरत है। इसी नोट के साथ प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।